डालिए हेडिंग, एसोसिएटेड कोलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना, एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम कुछ ज़्यादा ही फेमस है, माइसेल बोलते हैं कई लोग मिसेल बोलते हैं, जो आपको बोलना आप बोल सकते हो। मिसेल बोलते हैं इनको, या माइसेल भी बोल सकते हो, MICELLE, मिसेल। एसोसिएटेड कोलाइड या इन्हीं को बोलते हैं माइसेल, या मिसेल भी कई लोग बोलते हैं इनको, वेरी इंपॉर्टेंट वन है, कई बार आता है। देखिए क्या होते हैं, ठीक है ना, एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर उनको लो कंसंट्रेशन में लिया, लो कंसंट्रेशन मतलब उनका अमाउंट बहुत कम लिया है हमने, लो कंसंट्रेशन में लिया हमने, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। अब किससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे, जो 100% आयोनाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 100% भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी आयोनाइजेशन 80% से ज़्यादा होती है, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स डालेंगे उसके, और 100 में से कम 80 टूट जाएं, तो हमारे कौन से इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग। 100% टूट जाए तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे सॉल्ट हमेशा आपके 100% टूट जाते हैं, कुछ अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो ऐसे कोलाइड जो लो कंसंट्रेशन है, मतलब इनका अमाउंट बहुत कम लिया हमने, लो कंसंट्रेशन में किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी हमने पहले बता दिया, जो 100% टूट जाए, जैसे कि अगर आप NaCl डालोगे तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 ही Na पॉजिटिव दे देगा और 100 ही क्या दे देगा, Cl नेगेटिव। एक कैसा कोलाइड हुआ आपका, एक कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग। तो हमने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस को हमने लो कंसंट्रेशन में लिया, लो कंसंट्रेशन में मतलब वो बहुत कम है, और जो घोलने वाला मीडियम है सॉल्वेंट वो क्या है, बहुत ज़्यादा है आपका, तो अगर हम लो कंसंट्रेशन में लेते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब पूरे टूट जाएंगे, पूरे घुल जाएंगे, तो कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे, ट्रू सोल्यूशन, फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। तो ये कौन सा सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, आपका ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। पहला केस समझ में आया। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर उनको लो कंसंट्रेशन में लिया तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाते हैं अपने सॉल्वेंट में, और ऐसे घुलते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट घुल जाता है, मतलब पूरे के पूरे टूट जाते हैं। 100 मॉलिक्यूल डाला तो 100 के 100 वाटर में घुल जाएंगे, टूट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी 80 से चालू हो जाती है, लेकिन आप हमने NaCl कर लिया, मतलब 100 के 100 टूट गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो 100 का 100 टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये पूरी तरीके से घुल जाएंगे, मतलब होमोजीनियस हो गए, तो कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे, ट्रू सोल्यूशन। दूसरा केस ये है कि अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ाना चालू कर दें तो यही जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में एग्रीगेट होना चालू हो जाते हैं, आपस में कॉम्बाइन होना चालू हो जाते हैं, आपस में जुड़ना चालू हो जाते हैं, आपस में एसोसिएट होना चालू हो जाते हैं, आपस में जुड़ना चालू हो जाते हैं, और अपनी साइज को ले आते हैं बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। लेकिन कब, जब इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब हम किस क्वांटिटी में लेंगे इनको, हाई क्वांटिटी में लेंगे। तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन में आपस में क्या करना चालू कर देते हैं, जुड़ना चालू कर देते हैं। जब इनका लो कंसंट्रेशन लिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू सोल्यूशन, और इनकी साइज कैसे रहेगी, अगर ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं तो बिलो 1 नैनोमीटर, सीधे लिख देते हैं यहाँ पर बिलो 1 नैनोमीटर। इनकी साइज होगी बिलो या लेस देन 1 नैनोमीटर, बिलो 1 नैनोमीटर। अब जानते हो आप 1 नैनोमीटर के नीचे है तो कौन सा सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। लेकिन हमने जब इसको डाला था 2 ग्राम तो ये बिहेव कर रहा था ट्रू सोल्यूशन के ग्राम, लेकिन जब हमने इसको 50 ग्राम डाल दिया तो इसके पार्टिकल आपस में जुड़ना चालू हो गए। इतने सारे पार्टिकल आपस में जुड़ के एक पार्टिकल बना लिया, फिर इतने सारे ने जुड़ के एक पार्टिकल, फिर एक और एक, और वो किस रेंज में आ गए आपके 1 to 1000 नैनोमीटर। मतलब अभी टूटने की जगह अब जुड़ना चालू हो गए। तो अभी किसकी तरह भी, अच्छा अब कंसंट्रेशन हाई कर दिया हमने, टूटने की जगह जुड़ना चालू हो गए, और किस रेंज में आ गए, तो ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, ऐसी सोल्यूशन, इसको हम कहेंगे एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा।
और इस प्रकार का जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो किसके कारण बन रहा है, एसोसिएशन के द्वारा। इसको हम क्या बोलेंगे, आपके एसोसिएटेड कोलाइड। और इसमें से हर एक पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, मिसेल। इसमें से हर एक को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है हमारा, मिसेल है। बात समझ में आ रही है, क्या है, एक सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन में कोलाइडल पार्टिकल बना रहा है। तो इस प्रकार के कोलाइड को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड। और ईच एसोसिएटेड पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, मिसेल बोलेंगे। बिल्कुल यही थ्योरी आपकी हम लिखवाने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं, बाद में इसको ड्रॉ करना। तो लिखिए इसमें लिखिए, there are some substances which act as a strong electrolyte, which act as a strong electrolyte in low concentration, which act as a strong electrolyte in low concentration, but in low concentration but form colloidal solution in high concentration due to the aggregation, कभी एग्रीगेशन भूल जाओ तो एसोसिएशन लिख देना, ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, फुल स्टॉप। such colloids are called associated colloids. Such colloids are called associated colloids, and each aggregated particle क्या कहलाएगा, मिसेल। एंड ईच एग्रीगेटेड पार्टिकल कॉल्ड मिसेल, या आप बोलना चाहे तो माइसेल भी बोल सकते हैं। एग्रीगेटेड पार्टिकल कॉल्ड माइसेल। अब देखो, बिल्कुल आपको लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं होगी। दे आर सब्सटेंसेस विच एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन लो कंसंट्रेशन बट एज अ कोलाइड इन हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल। सच कोलाइड्स कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड और ईच एग्रीगेटेड पार्टिकल्स कॉल्ड मिसेल। बात समझ में आया। इतना ध्यान रखो, लो कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाई कंसंट्रेशन में कोलाइड, और एक बार ध्यान रखना है एग्रीगेशन। इस प्रकार के कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट। इसके पहले एग्रीगेशन हमने देखा था मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में, देखा था ना, उसमें भी छोटे छोटे एटम्स मिलकर क्या बनाए थे, कोलाइड। लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन नहीं थी
कि वो लो कंसंट्रेशन में किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हाई कंसंट्रेशन में कोलाइड। उसमें एक कंडीशन लगाई थी, अभी हमने कल पढ़ा था मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। इन दी टाइप्स ऑफ कोलाइड कोलाइड आर फॉर्म ड्यू टू द एग्रीगेशन नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग साइज बिलो 1 नैनोमीटर। कल ही पढ़ा था, तो बिल्कुल वही है, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन नहीं लगाई थी कि लो कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग और हाई में आपका कोलाइड। तो इसमें सीधे लो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करता है, हाई कंसंट्रेशन कोलाइड फॉर्म करता है। ट्रू सोल्यूशन मतलब साइज कितनी है, बिलो 1 नैनोमीटर, कोलाइडल मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर बना लो फर्स्ट, और आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट स्पीड छोटे छोटे डब्बे बना लो जल्दी से, 2 2 3 ठो फर्स्ट। नहीं आया समझ में, आ गया खताब। लो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाई कंसंट्रेशन कोलाइड, बस इतना ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर कोई एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये इसलिए कि आप रिवीजन करो तुरंत खुल जाए, तुरंत आपको समझ में आ जाए। बाकी आपके पास टाइम है तो बनाइए। अगर 2 नंबर में आता है तो अभी इसमें और भी कुछ लिखवाना है। देखिए इस चैप्टर से मोस्टली चांस है कि 2 2 नंबर के 3 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एग्रीगेशन का मतलब हमने कल समझाया था, जैसे आटे को पानी में डाल दो तो आटा चिपकने लगता है ना, दैट इज अ वन टाइप ऑफ एग्रीगेशन। वह एक प्रकार का एग्रीगेशन है, या एसोसिएशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। एसोसिएटेड कोलाइड है तो एसोसिएशन भी कह सकते हो आप, जरूरी नहीं कि एग्रीगेशन कहो। हो गया बेस्ट, ठीक है चलो। अब इसमें बाहर के फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बताएंगे इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बाहर के फैक्टर। अच्छा एक बात तो पक्का हो गई कि एक कंसंट्रेशन के बाद ही ये बनते हैं, तो उस कंसंट्रेशन का नाम होता है CMC। लो कंसंट्रेशन पे तो बने नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ा, मतलब एक निश्चित कंसंट्रेशन होगा जिसके ऊपर ये जुड़ना चालू होंगे, उसी कंसंट्रेशन का नाम जिसके अब इनका फॉर्मेशन चालू हो जाता है उसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और अगर टेम्परेचर भी इसमें कम या ज़्यादा हुआ, अगर कम टेम्परेचर हुआ तो ज़्यादा जुड़ जाएंगे, तो ये चले जाएंगे सस्पेंशन में आपके, और ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो टूट टूट के फिर से किस में आ जाएंगे, आपके ट्रू सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिसके ऊपर ही इनका बनेगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं एक निश्चित कंसंट्रेशन होगा जिससे पहले ये नहीं बनेंगे, उसी निश्चित कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसके पहले ये नहीं बनेंगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। तो वो भी आपको एग्जाम में लिख के आना है। डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए CMC एंड TK, CMC एंड TK। CMC एंड TK लिखिए। The formation of missile takes place above a particular
particular concentration and temperature and temperature called the formation of missile takes place above a particular concentration and temperature called critical missile concentration ब्रैकेट में लिख लेना CMC and craft temperature ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, फिर लिखिएगा रेस्पेक्टिवली क्राफ्ट टेम्परेचर TO लिख लो, क्राफ्ट टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सिंपल है। इनके कब बनेंगे? एक निश्चित कंसंट्रेशन के ऊपर और एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर। उस निश्चित कंसंट्रेशन का नाम क्या है? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, और उस निश्चित टेम्परेचर का नाम क्या है? क्राफ्ट टेम्परेचर। द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन के ऊपर वर्क करेंगे, एंड क्राफ्ट टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। उस कंसंट्रेशन का नाम क्या है? CMC, और उस टेम्परेचर का नाम क्या है? क्राफ्ट। बिल्कुल सिंपल है, याद रहेगा ना। द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब ध्यान रखना ऊपर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टेम्परेचर कॉल्ड CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि अलग से पूछ ले एक नंबर में दोनों की, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है और क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होता है। अभी तक तो बन जाएगा मिसाइल एसोसिएटेड क्लाउड, कहीं दिक्कत ही नहीं है। सम सब्सटेंसेस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो कंसंट्रेशन एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, सच कोलाइड्स कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड एंड ईच एग्रीगेटेड पार्टिकल कॉल्ड मिसाइल कहलाता है ना। अब द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड और मिसाइल takes place above a particular concentration called critical missile concentration and above a particular temperature called craft temperature। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, कुछ पहले एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इसके। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, ध्यान रखिएगा। सोप एंड डिटर्जेंट्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, और हम आपको डेटा भी देते हैं। CMC फॉर सोप के लिए पता है, डिटर्जेंट के लिए कहीं डेटा हमें मिला नहीं, हमने खूब छानबीन की है इसकी। तो जितना डेटा हमें जहाँ जहाँ से मिल चुका हमने उस सबको जोड़ जाड़ के आपके लिए बनाया है। तो CMC फॉर सोप होता है 10⁻³ मोल पर लीटर, ये होता है सोप के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता, एक क्वेश्चन सीधे आपके आप JEE के एग्जाम में आया हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, आप देख लेना 2013 का, जो हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। उसको बताने से पहले एक चीज़ और बता दें हम आपको। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, इसी के नीचे लिखिए, each missile at least contain 100 molecules। कम से कम एक मिसाइल में कितने पार्टिकल्स एसोसिएट होते हैं? 100। ध्यान रखिएगा,
एटलीस्ट कम से कम ईच मिसेल एटलीस्ट कंटेन 100 मॉलिक्यूल्स। अब हम आपको आगे क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। देखिए यहाँ तक हो जाएगा, तो उस डाटा को आप लोग अभी यहाँ पर रिमेंबर कर लीजिए और फिर उसको हम समझा देते हैं आगे क्या क्या डेटा है वो, है ना। आप ऐसे हम आपके लिए क्वेश्चन दे दें एक तो, अच्छा मिसेल कैसे बनेगा वो हम बाद में बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन हम आपको दे दें, ये साबुन की ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है, अभी हम पूरी स्ट्रक्चर बताते हैं इसकी क्या होती है। अब ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन बड़ी आसानी से कोलाइडल सोल्यूशन या मिसेल बना लेगा, ए वाला सोप बना लेगा कि ए वाला बना लेगा। ये हाइड्रोकार्बन है, ये सब में जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहे हैं सब जगह कार्बन लगे हैं, नहीं पोलर है दोनों, यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। कौन सा नहीं पता, सीधी सी बात है, हमने आज तक देखा नहीं, तो हम बता देते हैं आपको। बड़े अच्छे से स्टार लगा के पॉइंट लिखिए कि जो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। साइज ऑफ एल्किल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये ऐसा नहीं आया गया, हम बताते हैं कैसा आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आया था C15NCON, ये साबुन है, सूप है आपका, ये C17HNCOON पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो जाके, C21HNCON। अब इनमें से पूछा गया था कि किसके लिए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, मतलब कौन सबसे आसानी से मिसेल बना लेगा। सीरीज बात है, जिसका क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन सबसे कम होगा वो सबसे आसानी से क्या बना लेगा, मिसेल बना लेगा। तो आंसर समझ में गए हुए आप लोग, कौन होगा, ये वाला, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी एल्किल की चेन होगी उसके लिए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। समझ में आ रही बात। तो आंसर क्या था आपका ए। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि अब ये होता क्यों है वो हमने नहीं बताया, वो हम अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जितनी ज़्यादा साइज ऑफ एल्किल ग्रुप होगी उसके लिए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा, मतलब उतनी आसानी से वो मिसेल फॉर्मेशन कर लेगा। वो होता क्यों है हम बता दें। पहले आप लोग का अगर, हाँ ये तो फिर ये नाम पूछ रहे हो कि इसका नाम क्या है, ये क्यों होगा बताओ। क्रिटिकल मिसेल एल्किल ग्रुप और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन का रिलेशन कैसे चल रहा है, अपोजिट का। अगर ए वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है ना। मतलब हमने कहा ये जितना ज़्यादा होगा उसके लिए CMC उतना ही कम होगा और उतनी आसानी से क्या बना लेगा, कोलाइड। तो यहाँ हमने कहा कि सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप की साइज कहाँ पर है, यहाँ पर। तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन सबसे कम किसके लिए होगा, इसी के लिए, और आसानी से क्या बना लेगा, कोलाइड। इसके लिए सबसे ज़्यादा। आ रहा समझ में, ये जितना ज़्यादा होगा उसके लिए ये उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रही है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही कम इसकी वैल्यू आने वाली है, और जितनी कम इसकी वैल्यू आ गई वो उतनी ही आसानी से क्या बना लेगा, मिसेल। क्योंकि हमने बोला ना कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही बनेगा, तो ये कंसंट्रेशन जितना कम होगा वो उतनी आसानी से बन जाएगा। अब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बनते हैं मिसेल, उसके पहले बनते नहीं। तो अब ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो CMC अगर ये ज़्यादा होगा तो मिसेल बनाने के लिए उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर ये कम होगा तो कम कंसंट्रेशन के ऊपर जाने पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ गया 2 नंबर में, तो अभी मिसेल फॉर्मेशन की पूरी प्रोसीजर हम बता रहे हैं आपको, तो उतना बड़ा लिखोगे तो फिर तो वो 5 नंबर का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मिसेल का स्ट्रक्चर आप लोगों को हम बनवा देते हैं जिसमें हो जाए। तो आपके एग्जाम में मान लीजिए 2 मार्क्स में आया, तो आपको स्पीड से लिख देना है कि सम सब्सटेंसेस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लो कंसंट्रेशन एज अ कोलाइड हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू एग्रीगेशन पार्टिकल्स कॉल एसोसिएटेड ईच एग्रीगेटिव पार्टिकल कॉल मिसेल। जल्दी से 2 एग्जाम्पल लिखे, सोप डिटर्जेंट के एग्जाम्पल लिखे, और क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ CMC और TK की डेफिनेशन लिख दी। अब पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन कॉल्ड टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसेल, इतना। अब इसकी क्लींसिंग एक्शन लिखवाएंगे अभी हम। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप कब से नहीं आई, 15 साल तक हो गए, 15 साल से नहीं आई। अभी इसमें भी है आपके, और बायोमोलिक्यूल्स में भी है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप आपके, 2 जगह पर है, तो वहाँ भी, तो हम यहाँ पढ़ा देंगे तो वहाँ कवर हो जाएगी। तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ जो सोप होते हैं ना वो मिसेल के बनने पे ही पूरा आपकी चलती है, तो वहाँ वो बहुत बड़ी हो जानी है, 1 पेज 1.5 पेज की तो वो क्लींसिंग एक्शन हो जानी है, तो वहाँ नहीं। सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा मिसेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ये डायरेक्ट सीख लो आप, ठीक है। फिर हम बताते हैं वो कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, सीधे ये कोई ऑयल और ग्रीस है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है,
कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना देनी है और यहाँ रखना है नेगेटिव चार्ज और यहाँ रखना है। अभी होगा कैसे वो हम बताते हैं। ये एक प्रकार का मिसाइल है आपका, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मिसाइल। और बनाना है और बना लो, है ना, ऐसे लहराते हुए बनाइएगा पर ना। क्या है बेटा वो तो हमने बताया नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी से बना लूँ, है ना, अभी से बना लो, फिर हम बताते हैं क्या है। अभी से बना लो, ठीक है। ये है आपका आयनिक मिसाइल और ये क्या है वो पूरा हम बता रहे हैं ना, आपको सब कुछ बता रहे हैं। इट इज आयनिक मिसाइल, फिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट आ गया। अब इसके बारे में हमने बताया नहीं क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, वो अभी बता देते हैं हम। बस 10 मिनट लगेंगे बताने में। बेटा जी इसी के साथ जुड़े हैं जी पूरा एक साबुन का स्ट्रक्चर बनाइए आपने, सोप की स्ट्रक्चर है जो आपने इस प्रकार से बनाई है। ये सोप है, या सोप का आयन बोल सकते हो। जिसको ऐसे पसंद नहीं आ रहा वो ऐसे बना सकता है, ठीक है, बात वही है। चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, जौन स्टाइल आपको पसंद आए। बन गया। तो 2 नंबर के हिसाब से आपका ये खत्म हो चुका है। अब क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप आ जाए, पूछ ले व्हाट इज एसोसिएटेड क्लोराइड, डिफाइन एक्सप्लेन क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, तो फिर ये वाला पोर्शन लिखना है आपको। और अगर आएगा इसके साथ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप तो 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। और मिसाइल अगर 2 नंबर में आ गया तो फिर ये आपका या सोच बहुत इनफ हो गया है इतना आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डालिए हेडिंग क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, या लिख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ सोप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, है ना। अब आपके सब क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हाँ, जितने अभी रह गए थे। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, या फिर डाल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए सोप डिटर्जेंट्स ये सब आपके हैं, आपके हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा सिखा दे। पता है क्या होते हैं सोप डिटर्जेंट, किसी को पता है क्या होते हैं? जो सोप होते हैं ना, 2 प्रकार के सोप होते हैं, एक वॉशिंग पर्पज़ से होता है, एक बाथिंग पर्पज़ से होता है। तो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं वो वॉशिंग पर्पज़ के सोप होते हैं, और जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ आपके फैटी एसिड होते हैं वो होते हैं आपके बाथिंग पर्पज़ के सोप। देखिए ये आपके ये अब ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये बहुत ही लॉन्ग होगा, बहुत लंबा। तो लॉन्गेस्ट जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? फैटी। दैट्स वाई तो इनको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग जो बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि हम बोल रहे हैं स्टेरिक एसिड C17H35COOH, इट इज अ टोटल फैट, ये क्या है? फैटी एसिड होता है आपका, स्टेरिक एसिड बोलते हैं। तो जो आपके हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? फैटी होते हैं। और इन्हीं हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट हमारे क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। जैसे ये सोडियम स्टेरेट, ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सोप। किसका फॉर्मूला है? आपके सोप का। और डिटर्जेंट कोई पूछ ले तो डिटर्जेंट भी बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं, RSO3Na, ये डिटर्जेंट के फॉर्मूले। ये सब आपको बाद में आगे जाकर पढ़ने मिलेंगे, लेकिन पहला थोड़ी सा यहाँ लिख लो। लिखो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स are called
आर कॉल्ड सोप, है ना, सोप कहलाते हैं आपके सोप। तो हम क्लींसिंग एक्शन ऑफ कोलाइड पार्टिकल आर मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल ऑलरेडी हैव हाई मॉलिक्यूलर मास एंड ऑलरेडी इन कोलाइडल रेंज, पहले से ही कोलाइडल रेंज में होते हैं आपके, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। फाइनली वी स्टडीड अबाउट एसोसिएटेड कोलाइड ऑल्सो कॉल्ड मिसेल। तो मिसेल्स क्या होते हैं? दे आर सम सर्टेन विच एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पूरे के पूरे टूट जाते हैं। कब? इन लो कंसंट्रेशन, बट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल। दीज द सच कोलाइड्स कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड एंड ईच एग्रीगेटेड पार्टिकल्स कॉल्ड मिसेल। फॉर एग्जाम्पल सोप एंड डिटर्जेंट। आप इसके बाद हम बात कर लें कि जो CMC और TK की बात कर लें हम, तो द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल और एसोसिएटेड कोलाइड टेक प्लेस अब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। फॉर सोप CMC कितना हो? -4 to -3 मोल पर लीटर हमने आपको बताया था। और अगर हम इनमें CMC के लिए हम वहाँ पे भी रिलेशन देख चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि CMC इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप पढ़ा था। फिर हमने आपको साबुन आबुन की संरचना बनवाई थी हमने। और ईच मिसेल ईच एसोसिएटेड कोलाइड कंटेन एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स, ये सब लिखवाया था। हाँ बिट्टू, बन जाएगा। लो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाई कंसंट्रेशन कोलाइड, वर्ड ध्यान रखना है एग्रीगेशन या एसोसिएशन। जिस कंसंट्रेशन के ऊपर जिस टेम्परेचर के ऊपर बनेंगे मिसेल उसी का नाम है CMC एंड TK क्राफ्ट। हमने कल सोप की स्ट्रक्चर बनाई थी C7N35 CONA निकाल दिया, तो C70H35 CO नेगेटिव स्टीरेट आयन की बनाई थी। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा था हाइड्रोफोबिक पार्ट आप देख लो, जो चेन थी वो ऑयल में गई है और जो आपका आयन था वो कहाँ आया है? वाटर में आया है। हमने स्ट्रक्चर वगैरह बनवा दिए थे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सोप बहुत सालों से नहीं आया, लेकिन आ जाए तो बहुत सरल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, देख लेना। तो इसकी लैंग्वेज लिखवा दे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखिए, लैंग्वेज में लिखिए, सीधे उसी के नीचे स्ट्रक्चर्स के नीचे से लिखना है। लिखिए इसमें, लिखिए, ठीक है। when dirty cloth is dipped in a soap solution then formation of micelles take place due to the interaction of lyophilic part of stearate ion with water and due to the interaction of lyophilic part of stearate ion with water and interaction of lyophobic part with dirt, oil and grease,
देखिए समझिए, ये हमारा पड़ा हुआ है ऑयल, डर्ट एंड ग्रीस पड़ी हुई है ये हमारी, ठीक है, क्लॉथ के ऊपर ही पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। इसको हमने सोप सोल्यूशन में डाला। अब सोप सोल्यूशन में हमारे कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। एक पार्ट कैसा है? लायोफिलिक, और दूसरा पार्ट कैसा है? लायोफोबिक पार्ट है हमारा। लायोफिलिक पार्ट किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से, वाटर से। और ये जो लायोफोबिक पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा? ऑयल एंड ग्रीस में। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी थी हमारी, जिसको हमने क्या बोला था? मिसेल, है ना। तो हमने वही लिखा है, व्हेन डर्टी क्लॉथ इज डिप्ड इन सोप सोल्यूशन, जब हम गंदे क्लॉथ को सोप सोल्यूशन में डालते हैं जिसमें स्टीरेट आयन पड़े हुए हैं, तो व्हेन डर्टी क्लॉथ इज डिप्ड इन सोप सोल्यूशन देन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस। अब मिसेल कैसे बन रहा है? ड्यू टू द इंटरएक्शन ऑफ लायोफिलिक पार्ट ऑफ स्टीरेट आयन विथ वाटर। जे वाला पार्ट किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर का। हमने कल स्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव ऐसे बॉन्ड बना के दिखाए थे कल। तो ड्यू टू द इंटरएक्शन ऑफ लायोफिलिक पार्ट ऑफ स्टीरेट आयन विथ वाटर एंड इंटरएक्शन ऑफ लायोफिलिक पार्ट विथ डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस। यहाँ तक समझ में आया? When dirty cloth is dipped in soap solution, then formation of micelle takes place due to the interaction of lyophilic part। कल के स्ट्रक्चर में बहुत क्लियरली हमने ये सब बनाए थे 2 जगह पर। Due to the interaction of lyophilic part with water, lyophobic part with और डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस। ये यहाँ तक मिसेल बन गए। अब मिसेल बनने से फ़ायदा क्या होता है हमारे? देखिए, मिसेल बनने से फ़ायदा होता है कि एक मिसेल ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ। ये तो हमने बहुत बड़ा करके बना दिया है। ऐसे मिलियंस मिसेल पड़े हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। एक जे पड़ा, उसी के बगल में और पड़ा, यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा। तो इन मिसेल्स में सब में कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। तो इससे कपड़े में इनकी पकड़ क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। कपड़े के थ्रेड में जो इनकी पकड़ होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, रिपल। तो अब ये यहाँ से कपड़े में इनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है। दूसरा, हमने इसमें डाला हुआ है वाटर, और बाद में हम जब अपनी स्ट्रेंथ लगाएंगे और पानी की स्टीम की स्ट्रेंथ लगाएंगे तो ये टू क्या करते हैं? इनके साथ क्या कर लेते हैं? इंटरेक्शन। तो यहाँ से क्या बन गया इनके साथ? वॉट? एक H2O नहीं, पूरे मिसेल को घेर के बैठे हैं वाटर चारों ओर से। ऐसे H2O इससे बॉन्ड बना लेंगे। एक तो इनकी रिपल्सन के कारण स्ट्रेंथ कम हो गई, और दूसरा वाटर के साथ इन्हें पकड़ बना ली। अब ये वाटर के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो जब आप वाटर को स्टीम से फ्लो करेंगे तो उसके साथ ये भी आपके क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और वो थोड़ा बहुत जो स्ट्रेंथ हम लगाते हैं मैकेनिकल वर्क, वो इनकी पकड़ को, जो मिसेल की हो, मिसेल है क्या? गंदगी प्लस स्टीरेट आयन, और गंदगी कोई निकाल रहे हैं वो हमारे यहाँ से। तो हमने कहा बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है इनकी कपड़े में पकड़ की, वो हमारी स्ट्रेंथ पूरा कर देती है। तो ये किसके साथ निकल जाते हैं? विथ स्ट्रीम ऑफ वाटर। किस रीजन क्या है स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ निकल रहे हैं? पहला, स्वयं में इनका रिपल्सन, खुद में इनका रिपल्सन, सेल्फ रिपल्सन हो रहा है, प्लस ये वाटर के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन। या फिर हम सीधे सीधे कह रहे हैं ये वाटर में घुल रहे हैं। ये वाटर में अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है, मतलब वाटर में घुल रही है, वाटर में हमने नमक डाला, नमक वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तभी तो उसमें घुल रहा है, नहीं तो धूल की तरह नीचे आ जाता। तो ये वाटर में घुल रहे हैं और घुल घुल के वाटर के साथ निकल जाएंगे। तो अब लाइन चेंज करके लिखना है, मैं उसी के नीचे से लिखिए। ड्यू टू द सेल्फ रिपल्सन, due to the self repulsion between self repulsion between micelle particles, due to the self repulsion between the micelle particles and their solubility in water, these missiles along with impurities,
impurities easily get washed away with stream of water with stream of water with stream of water with stream of water with stream of water। देखिए हमने बोला when dirty cloth is dipped in soap solution then formation of micelle takes place। बिल्कुल सिंपल है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंटरएक्शन ऑफ लायोफिलिक पार्ट विथ वाटर, इंटरएक्शन लायोफोबिक पार्ट विथ डर्ट ऑयल एंड ग्रीस। अब इन मिसेल्स की सेल्फ रिपल्सन हो रहा है इनमें, और दूसरी इनकी वाटर में क्या है? सॉल्युबिलिटी। ड्यू टू द सेल्फ रिपल्सन बिटवीन मिसेल पार्टिकल्स एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक तो एक स्वयं रिपल हो रहे हैं, दूसरे पानी में घुल रहे हैं। तो ये जो मिसेल्स बनते हैं, और इन मिसेल्स का एक पार्ट में इम्प्योरिटीज भी तो है, तो ये जो मिसेल्स बन रहे हैं किसके साथ? अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटीज। कैसे निकल जाते हैं? जब हम पानी की धारा इनसे फ्लो करते हैं, या फिर जिस तरीके से भी पानी से डील करते हैं, तो स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ एक या फ्लो ऑफ वाटर के साथ ही निकल जाते हैं। ईजली गेट वॉश्ड अवे विथ स्ट्रीम ऑफ वाटर। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है। व्हेन डर्टी क्लॉथ डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन देन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरएक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट विथ वाटर। हाइड्रोफिलिक पार्ट किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर से। एंड इंटरएक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट विथ ऑयल, डर्ट ऑयल एंड ग्रीस, है ना। अब है क्या इनमें? सेल्फ रिपल्सन एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये आसानी से निकल जाते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीजर जो हम डेली लाइफ में डील करते हैं, हमसे कनेक्टेड हो रही है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये इम्प्योरिटी के साथ निकल जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये तो थ्योरी पर्पज से हो गया, थोड़ी सी थ्योरी और इसमें 2 लाइन की लिखवा रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्ट भी आया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ आपका जो मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ जो सोप है या डिटर्जेंट है, ये किसके बनने पे है? तो वहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपका, या तो मिलेगा मिसेल, तो हम मिसेल पे ही टिक कर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिसेल ना हुआ ऑप्शन में, तो फिर क्या होगा हमारा आंसर? या फिर वन वर्ड में आ गया तो आप चेक कर सकते हो, ये ऑयल है और ये वाटर है, और ऑयल प्लस वाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑयल प्लस वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इमल्सन। तो जो सोप एंड डिटर्जेंट की मिसेल्स नहीं मिला है अभी तक, ऑब्जेक्टिव में मिसेल नहीं आया, बच्चे को मिसेल रहता है याद, ठीक है। मिसेल ऑप्शन में हो तो मिसेल लिखना है, वन वर्ड में आए तो दोनों लिख देना है, मिसेल एंड इमल्सन। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है कि जो मैकेनिज्म है आपकी सिपोनिफिकेशन की, सॉरी क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप की जो मैकेनिज्म है, वो किसके बनने पे है? वो मिसेल ऑप्शन में है नहीं, तो फिर वहाँ बच्चे का गलत हो जाता है, वो दिमाग नहीं लगा पाता कि ये ऑयल था और ये यहाँ का वाटर था, तो ये ऑयल प्लस वाटर क्या हो गया? इमल्सन हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो नीचे से लिखिए, द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इज बेस्ड अपॉन द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, दोनों लिख लो, ठीक है। The cleansing action of soap and detergents is based upon formation of emulsion and micelle, based upon formation of emulsion and micelles। एक पॉइंट और पूछा गया है कि सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, तो ये एक प्रकार के एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। चलिए इसी के नीचे लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, फिर फुल स्टॉप करके लाइन चेंज करके लिखिए, सोप एंड detergents are called emulsifying agent,
emulsifying are called emulsifying agents. Soap and detergent are called emulsifying, emulsifying, emulsifying agent. पढ़ लो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। फिर हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स पे आ रहे हैं, कोलाइड को बनाने की मेथड पढ़ने वाले हैं हम। पूरा पढ़ लो, ठीक है। और बिल्कुल सेम आपके यही जो सोप एंड डिटर्जेंट की इंटरेक्शन है आपकी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में पढ़ी हुई है ना, पूरी सेम। और कैटालिस्ट भी वहाँ पर बिल्कुल सेम पढ़ा होगा, एंजाइम, तो वो आप इसी चैप्टर में पढ़ लोगे तो वहाँ से थोड़ा सा 15-20% आपका लोड कम जाएगा।